हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मुग़ल वंश की। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आपका जो दूसरा खंड है वो मुग़ल काल है। पहला खंड दिल्ली सल्तनत है और दूसरा खंड है आपका मुग़ल वंश। तो मुग़ल वंश की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं और आपको पता होगा 1526 में बाबर मुग़ल वंश की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद। लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बाबर के आक्रमण से पहले भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी, उस समय स्थिति कैसी थी। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति, ये जो PDF है इसका आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप जा कर के वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रीडिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। भारत में राजनीतिक विघटन की प्रक्रिया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही प्रारंभ हो गई थी। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी राज्य स्थापित हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक एक दुर्बल शासक था। उसने उत्तर भारत की दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद तैमूर के आक्रमण के द्वारा विघटन की प्रक्रिया और भी तेज कर दी गई, यानी और भी तेज हो गई। लोदी सुल्तानों का राज आंतरिक रूप से अत्यधिक दुर्बल था। उसमें वह राजनीतिक दृढ़ता एवं एकता नहीं थी जो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इब्राहिम लोदी की नीतियों के कारण लोदी राज आंतरिक रूप से विघटित हो चुका था। उत्तर भारत की दशा लगभग उसी प्रकार थी जैसे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, यानी कि जब बाबर का आक्रमण होता है भारत में तो उसमें दिल्ली में लोदी वंश का शासन चल रहा था और इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। तो बहुत ही एक प्रकार से उसने अमीरों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था, जिससे जो अमीर थे वो अपने शासक यानी इब्राहिम लोदी से नाराज़ थे और उनमें आपस में ही एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। तो इब्राहिम लोदी की जो नीतियाँ थीं उससे उसके अमीर एक प्रकार से नाराज़ थे और उनमें आपसी फूट चल रही थी। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही जो है विघटन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। दक्षिण भारत में दो बड़े भाग हाथ से निकल गए थे दिल्ली सल्तनत के, जैसे विजयनगर और बहमनी, ये दो नए स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे दिल्ली सल्तनत से अलग होकर के। तो यहीं से शुरू हो गई थी जो है विघटन की प्रक्रिया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, तो ये भी एक प्रकार से क्षेत्रों को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समेकित नहीं कर पाता है। इसके काल में भी कई सारे क्षेत्र स्वतंत्र होते हैं। फिर इसके बाद जो है कि 1398 में आपको पता होगा कि जब तैमूर का आक्रमण होता है, 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है तो बहुत सारा विनाश करता है, बहुत सारी संपत्ति यहाँ से लूट कर ले जाता है और बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है। तो ये विघटन की प्रक्रिया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से शुरू हुई और इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक चलती रही। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य आपस में लड़ते रहते थे। देश में कोई सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी। प्रभुत्व के लिए संघर्ष चल रहा था। भारतवर्ष किसी ऐसे शत्रु का संगठित रूप से सामना करने की स्थिति में नहीं था जो अपने लिए साम्राज्य बनाने का साहस और महत्वाकांक्षा रखता हो। भारत की राजनीतिक दशा का विवेचन करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि भारत 16वीं शताब्दी के आरंभ में ऐसे राज्यों का समूह था जो किसी भी ऐसे आक्रमणकारी का सरलता से शिकार हो सकता था जो उसे जीतने की इच्छा और शक्ति रखता हो। कहने का मतलब ये है, इनका सारांश ये है कि उसमें भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उन सभी राज्यों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। एक एक करके हम इन राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात आती है कि दिल्ली में उस समय कौन शासन कर रहा था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था। यद्यपि उत्तर भारत का यह राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था, किंतु फिर भी समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित नहीं था। शक्तिशाली था लेकिन फिर भी पूरा उत्तर भारत इसमें शामिल नहीं था। इस राज्य के अंतर्गत पंजाब, दोआब, जौनपुर, अवध, तिरहुत, बिहार और बुंदेलखंड का कुछ भाग शामिल था।
इब्राहिम लोदी में एक योग्य सैनिक के गुण थे, लेकिन वह क्रोधी, अहंकारी और संदेही प्रवृत्ति का था। इब्राहिम लोदी योग्य था, लेकिन कैसा था? क्रोधी था, अहंकारी था, संदेह प्रवृत्ति का था। बहुत ज़्यादा संदेह करता था अपने अमीरों पर। उसने अमीरों पर कठोर नियंत्रण रखने तथा उन्हें अनुशासित करने का प्रयास किया। केवल संदेह मात्र के आधार पर राज्य के वरिष्ठ तथा सम्मानित अफ़गान अमीरों को मरवा डालता था। संदेह के आधार पर अमीरों को मरवा डालता था। उसकी निर्दयता तथा अत्याचार इस सीमा तक बढ़ गए कि अनेक अफ़गान अमीरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इन्हीं अमीरों में से दो महत्वाकांक्षी अफ़गान अमीर थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने यह आशा की थी कि बाबर जो है वो भारत पर आक्रमण करके अपने पूर्वज तैमूर के समान दिल्ली लूटने के बाद काबुल वापस चला जाएगा और दौलत खान लोदी पंजाब पर तथा आलम खान लोदी दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहेंगे। इस प्रकार इब्राहिम लोदी और उसके सरदारों की शत्रुता तथा हठ धर्मिता से दिल्ली का लोदी राज राजनीतिक दृष्टि से बहुत दुर्बल था। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जो दिल्ली सल्तनत था वहाँ पर आंतरिक संघर्ष चल रहा था, यानी कि वहाँ का जो शासक था इब्राहिम लोदी और वहाँ के अमीर, उनमें संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, गृह युद्ध जैसा छिड़ गया था इसमें। क्योंकि इब्राहिम लोदी अमीरों को नियंत्रित करना चाहता था, अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, उन्हें अनुशासित करना चाहता था और अमीरों को ये पसंद नहीं था। तो दो अमीर थे, एक दौलत खां लोदी, एक आलम खां लोदी। ये दोनों बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इन्होंने बाबर को आमंत्रित कर दिया कि आइए आप आक्रमण कीजिए, हम आपका साथ देंगे। और आशा ये की थी कि बाबर आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा और फिर हम लोग अपना, यानी कि दौलत खान लोदी पंजाब पर और आलम खान लोदी दिल्ली पर शासन कर लेगा, अधिकार कर लेगा। ये इन्होंने उम्मीद की थी और इसी कारण इन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था आक्रमण करने के लिए। तो ये पहला स्टेट था दिल्ली, पहला राज्य। दूसरा है मेवाड़। बाबर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का दूसरा महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़ था। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ पर राणा संग्राम सिंह का शासन था। राणा संग्राम सिंह इतिहास में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण राज्य था। पहला तो दिल्ली सल्तनत था जहाँ इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था बाबर के आक्रमण के समय, और दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था वो था मेवाड़, जहाँ पर राणा सांगा शासन कर रहा था। अपनी विजयों से उसने मेवाड़ को शक्तिशाली राज्य बना दिया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया था। संभवतः उसे आशा थी कि आक्रमण के बाद लूटपाट करके बाबर भारत से वापस चला जाएगा और इससे लोधी सल्तनत पूर्ण रूप से दुर्बल हो जाएगा और आगरा व दिल्ली पर राजपूत नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जैसे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने आशा की थी कि बाबर लूटपाट करके चला जाएगा, फिर अपना अधिकार कर लेंगे हम लोग। ऐसे ही राणा सांगा ने भी सोचा कि बाबर जो है लूटपाट करके चला जाएगा और लोदी वंश थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर हम अधिकार कर लेंगे आगरा और दिल्ली पर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खानवा के युद्ध में बाबर को राणा सांगा से युद्ध करना पड़ा, जिसमें राणा सांगा की हार हुई, जो हम आगे हम लोग पढ़ेंगे। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये सारी चीज़ें। तो मेवाड़ दूसरा प्रमुख राज्य था उत्तर भारत का। इसके बाद बात आती है मालवा। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय मालवा में खिलजी वंश का महमूद द्वितीय शासन कर रहा था। मालवा पर कौन शासन कर रहा था? खिलजी वंश का महमूद द्वितीय। मालवा फिरोज शाह तुगलक के काल में दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया था और वहाँ के तुगलक सूबेदार दिलावर खां गौरी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके गौरी राजवंश की स्थापना की थी। 1435 में गौरी वंश के स्थान पर खिलजी वंश की स्थापना की गई। ये वो खिलजी वंश नहीं है जो दिल्ली सल्तनत में स्थापित हुआ था, ये ध्यान में रखना। महमूद द्वितीय 1512 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में राज्य की संपूर्ण शक्ति एक राजपूत था, मेदिनी राय, उसके हाथों में थी। यानी पूरी की पूरी शक्ति जो थी मेदिनी राय के हाथ में थी। लेकिन शासक कौन था? महमूद द्वितीय। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे।
चंदेरी का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये मालवा की स्थिति हो गई। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात 1401 में गुजरात दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया। तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न अराजकता की स्थिति का लाभ उठाकर जफ़र खान ने गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो अपने पिता मुजफ्फर द्वितीय की मृत्यु के बाद 1526 में गुजरात का शासक बना था। तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो बहादुर शाह था। बंगाल की स्थिति देखते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से शुरू हुआ था विघटन की प्रक्रिया, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी कई राज्य स्वतंत्र हुए, जैसे मालवा, और फिर यहाँ बंगाल आप देख रहे हैं, ये भी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र राज्य बना था। इब्राहिम लोदी के काल में बंगाल स्वतंत्र राज्य बना रहा। बाबर का समकालीन बंगाल का शासक नुसरत शाह था, जो कि अलाउद्दीन हुसैन का पुत्र था, जो 1519 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। वह योग्य प्रशासक था, उसने बाबर के साथ संधि कर ली थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि कौन कौन से राज्य थे उस समय जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है और भारत को विजित करता है। फिर इसके बाद सिंध और मुल्तान की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में सिंध स्वतंत्र हो गया। फिरोज शाह तुगलक ने सिंध की पुनर्विजय के लिए प्रयास किया था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बाबर के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान पर शाह हुसैन राज कर रहा था। तो बाबर के आक्रमण के समय सिंध और मुल्तान पर शाह हुसैन का शासन था। खानदेश की बात करते हैं, यह दक्षिण भारत में था। तो यह राज्य ताप्ती नदी की घाटी में स्थित था। फिरोज तुगलक की मृत्यु के पश्चात खानदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक मोहम्मद प्रथम था। फिर है बहमनी राज। तेरह सौ 47 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने इस राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पर की थी। यह राज्य बरार से दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तृत था। इस वंश के शासक क्रूर और धर्मान थे तथा उनका सुदूर दक्षिण के हिंदू राजा विजयनगर से सदैव संघर्ष होता रहता था। बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य 5 राज्यों में विभक्त हो गया था। ये राज्य थे बीजापुर का आदिल शाही राज्य, अहमदनगर का निज़ाम शाही राज्य, बरार का इमाद शाही राज्य, गोलकुंडा का कुतुब शाही राज्य तथा बीदर का बीदर शाही राज्य। राज्यों में आपस में युद्ध होते रहते थे। तो बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य जो था वो 5 राज्यों में विभाजित हो चुका था। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। इसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का ने इस स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की थी। यह राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में था। इस राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय था, बाबर का समकालीन था। इन राज्यों के अलावा कश्मीर और उड़ीसा भी स्वतंत्र राज्य थे। तो ये बाबर के आक्रमण के समय भारत की कुछ राजनीतिक स्थिति थी। आपको मैंने बताया कि वहाँ पर कौन कौन से शासक शासन कर रहे थे और वे कैसे थे, योग्य थे या अयोग्य थे। इसको तो हम लोग आगे देखेंगे जब बाबर आक्रमण करेगा और एक एक करके इन सारे राज्यों को जीत करके मुग़ल वंश की स्थापना करेगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बाबर भारत में कैसे आता है, किन परिस्थितियों के कारण वो मध्य एशिया से बाबर भारत भाग कर आता है और क्या उद्देश्य थे उसके भारत में आक्रमण करने के। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।